नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला एक बार फिर उपस्थित हूं आज के प्रसंग में एक नए विषय के साथ। पर आगे बढ़ने के पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। यह देश के कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3% योगदान देता है। भारत में 7 विद्युत संयंत्रों में से 22 से अधिक नाभिकीय रिएक्टर हैं जो 6780 मेगावाट नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जनवरी 2021 में एक नए रिएक्टर काकरापार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना को भी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर या PHWR की संख्या 18 है और हल्के जल रिएक्टर या LWR 4 हैं। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना भारत की पहली 700 MWE यूनिट की परियोजना है। यह PHWR का सबसे बड़ा स्वदेशी संस्करण है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का श्रेय डॉक्टर होमी भाभा को जाता है। उन्होंने भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम की आधारशिला रखी। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र हैं। 1983 में गठित परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड या AERB भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए नियामक संस्था है। नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड या BRNS के द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। भारत के विद्युत उत्पादन का लगभग 67% कोयला आधारित ताप बिजली घरों से प्राप्त होता है। भारत में कोयले के अनुमानित भंडार 206 अरब टन हैं जो विश्व के कुल कोयला भंडार का लगभग 6% है। ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं है। भारतीय कोयले में सल्फर और राख की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता सीमित है और यह मानसून पर निर्भर करती है। इसलिए नाभिकीय एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास भारत के लिए आवश्यक है। भारत में प्राकृतिक यूरेनियम का भंडार लगभग 70,000 टन है और थोरियम का भंडार लगभग 3,60,000 टन है। भारत की नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 तक यह बढ़कर 47,112 मिलियन यूनिट हो गई थी। थोरियम की अधिक उपलब्धता को देखते हुए भारत यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र भवनी तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित कर रहा है। कलपक्कम में प्रायोगिक थोरियम संयंत्र कामिनी पहले से मौजूद है। विद्युत उत्पादन के अतिरिक्त परमाणु कार्यक्रम के अन्य लाभ भी हैं। कृषि में विकिरण उत्परिवर्तन के माध्यम से उच्च उत्पादन किस्म के बीजों का विकास किया जाता है। रेडियो आइसोटोप का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख रोगियों का परीक्षण इनसे किया जाता है एवं 15 से 20 लाख रोगी प्रतिवर्ष रेडियो आइसोटोप से उपचार भी ले रहे हैं। जल विज्ञान, भूगर्भीय रिसावों का संसूचन, बंदरगाहों में गाद संचलन के अध्ययन और भूजल स्रोतों तथा उनके बहाव मार्गों के मानचित्रकरण पर भी इसमें काफी महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान हैं। नंबर 1 टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, दूसरा टाटा स्मारक केंद्र मुंबई, तीसरा भौतिक संस्थान भुवनेश्वर, चौथा साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कोलकाता, पांचवा मेहता गणित एवं गणितीय भौतिक अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, छठवां गणित विज्ञान संस्थान चेन्नई और सातवां प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अनेक चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है कि यूरेनियम की उपलब्धता बड़ी सीमित है। इसके कारण हमें यूरेनियम का आयात करना पड़ता है। इसलिए देश का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम वैश्विक बाजार स्थितियों पर निर्भर है और वैश्विक राजनीतिक तनावों का असर भी उस पर पड़ता है।
दूसरा जो चुनौती है वो है जनता का विरोध। रिएक्टरों की सुरक्षा और पर्यावरण पर संभावित प्रभाव को लेकर वाजिब चिंताएं हैं और इसके कारण परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के प्रति स्थानीय समुदायों का विरोध स्वाभाविक रूप से होता है। तीसरी चुनौती तकनीकी चुनौतियां हैं, जिसमें रिएक्टरों का डिजाइन और निर्माण, परमाणु कचरे का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। और चौथी चुनौती है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए भारत का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर चुका है। वर्तमान में दुनिया में कुल बिजली का 10% परमाणु ऊर्जा से बनाया जाता है। भारत में केवल 3% ही है। ऊपर बताई गई चुनौतियों के कारण ही भारत में अभी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कम होता है। सवाल यह है कि क्या भारत को परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए? 2011 में जापान का फुकुशिमा संयंत्र भूकंप और सुनामी में तबाह हो गया था। फुकुशिमा में हुए परमाणु हादसे के बाद से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर अब सावधानी बरतने की बातें हो रही हैं। पहले परमाणु ऊर्जा को कार्बन उत्सर्जन घटाने का हल माना जाता था, पर अब बहुत से पर्यावरणविदों की राय बदल रही है। लोगों के भारी विरोध के कारण जर्मनी में परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं पर विराम लगा दिया गया है। 70 के दशक में लगभग पूरे जर्मनी में भारी प्रदर्शन हुए थे, खासकर लोअर सैक्सनी राज्य में, जहां परमाणु कचरे को स्टोर किया जाता था। 1986 में जब तत्कालीन सोवियत संघ में शामिल यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु हादसा हुआ, तब फिर जर्मनी में परमाणु विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। चेरनोबिल प्लांट में बिजली गुल हो जाने से कोर पिघल गया था और 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पूरे यूरोप के ऊपर रेडियो एक्टिव बादल छा गए थे। यह भी वजह थी कि जर्मनी ने भविष्य में न्यूक्लियर पावर न बनाने का फैसला किया। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में सबसे बड़ा सवाल नाभिकीय ऊर्जा के पावर प्लांटों की सुरक्षा का है। फुकुशिमा और चेरनोबिल की बात तो हम कर ही चुके हैं, परंतु विश्व में और भी बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सीडेंट लगातार होते रहे हैं। विकिपीडिया के एक आलेख के अनुसार इनकी संख्या लगभग 100 है, जिसमें से 57 एक्सीडेंट तो चेरनोबिल के बाद हुए हैं। इन एक्सीडेंट्स में अनेकों लोगों की जान भी गई है। विकिपीडिया के इस आलेख के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस आलेख में भारत में हुए 2 एक्सीडेंट्स की जानकारी दी गई है, वो इस चित्र में दिखाया गया है। पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करके लगभग 200 देशों ने इस सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगभग खत्म करने का वादा किया है, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि अकेले सौर और पवन ऊर्जा से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा शायद बेहतर विकल्प हो सकता है, परंतु न्यूक्लियर एनर्जी में कई खतरे भी हैं, जैसे परमाणु कचरे का सही निपटान। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा काफी महंगी भी होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा पर भी भारी भरकम खर्च करना पड़ता है। चिंता की बात यह भी है कि जिस तकनीक से परमाणु ऊर्जा तैयार की जाती है, उससे परमाणु हथियार बनाने का रास्ता भी खुलता है। इसलिए इस तकनीक का गलत हाथों में जाना विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ईरान और उत्तर कोरिया इसके उदाहरण हैं। परमाणु ऊर्जा को लेकर एक अहम सवाल परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा का भी है। यदि इन रिएक्टरों के रेडिएशन पर काबू नहीं रखा गया तो भारी मुसीबत हो सकती है। भारत में भी समय समय पर परमाणु ऊर्जा का विरोध होता रहा है। सन 1988 में कुंडलकलम संयंत्र को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। जब 2005 में महाराष्ट्र के जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा हुई, तब वहां भी उसका विरोध हुआ। परमाणु ऊर्जा का विरोध करते हुए देश के अनेक नामचीन लोगों ने एक जनहित याचिका भी सर्वोच्च न्यायालय में लगाई थी। याचिकाकर्ताओं में पूर्व ऊर्जा सचिव EAS शर्मा, पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त N गोपालस्वामी, प्रधानमंत्री की पूर्व सचिव KR वेणुगोपाल एवं पूर्व नेवी चीफ एडमिरल रामदास शामिल थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई, फिर भी इतने सारे बुद्धिजीवियों द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध यह तो दर्शाता ही है कि देश परमाणु ऊर्जा को लेकर चिंताओं से ग्रस्त है। हाल के वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा के सुरक्षा मानकों में काफी सुधार हुआ है और रेडिएशन में भी कमी आई है।
बहुत सारे लोगों को अब यह लगता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचने के लिए हमें फॉसिल ईंधनों का प्रयोग तो बंद करना ही होगा, क्योंकि वर्तमान में अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसलिए भी लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में सोच रहे हैं। YouTube की चैनल IAEA वीडियो पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध बिल गेट्स के साक्षात्कार को देखिए, जिसमें बिल गेट्स अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के साथ नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की वकालत कर रहे हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Having a non-weather dependent, completely green, reliable form of energy generation that can be cheap enough means that there will really have to be some nuclear in that equation. So nuclear is the perfect partner for renewables? The two can go together extremely well. In fact, the TerraPower design and perhaps some other next generation designs, it can change and generate over the 24-hour period when the renewables are not fully available. So it can shift out of that, sunny, windy period of the day where we should just let the renewables do their thing. And so designing a reliable grid that takes the nuclear piece and that renewable piece, that's an incredible opportunity, and we need to do it. भारत के पास पर्याप्त यूरेनियम नहीं है और थोरियम का परमाणु ऊर्जा में उपयोग अभी प्रारंभिक चरण में ही है। ऐसे में यह संभव नहीं लगता कि निकट भविष्य में परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली बनाने का बड़ा विकल्प बनकर उभरेगी। भारत को बिजली उत्पादन के अतिरिक्त अन्य रणनीतिक कारणों से भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम जारी रखना ही होगा, परंतु कार्बन उत्सर्जन शीघ्र कम करने के लिए हमें दूसरे विकल्पों पर ज्यादा तेजी से काम करने की आवश्यकता है। तो आज इतनी ही बात करेंगे। कल फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में एक नए विषय के साथ। नमस्कार।